हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेड़। और आज के इस वीडियो में बेटा हम केस के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम केस की मीनिंग, केस कितने टाइप्स के हुआ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इसी के साथ में केस के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो भी हम बड़ी डिटेल से देखेंगे। और इसी के साथ में जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केस के रूल्स और एरर्स, मतलब पजेसिव केस कैसे बनाते हैं। पजेसिव केस के रिगार्डिंग जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एरर्स आते हैं उनको भी हम इस वीडियो में जरूर देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इस वीडियो में केस से रिलेटेड हर टॉपिक को हम शामिल करने वाले हैं। एक भी टॉपिक इस वीडियो में नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा आपके साथ में प्रॉमिस है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम केस के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लें, तो आपको केस वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, तो वह संज्ञा या सर्वनाम जो वाक्य के काम को करती है। मतलब किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम दिया हुआ होगा तो उस काम को करने वाला उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। और इस सब्जेक्ट में क्या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। तो सीधी सी बात है, किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ब होगी यानी कि जो भी काम होगा, आप उससे तीन तरह के सवाल करो, इनका जो भी जवाब मिलेगा वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब से आपको तीन सवाल करने होंगे। पहला है कौन, दूसरा किसने और तीसरा किसके द्वारा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है राहुल ईट्स फ्रूट्स। राहुल फल खाता है। तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है खाने का, तो इस खाने से सवाल करो कौन खाता है, राहुल। तो इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में देवेंद्र एंड रवि प्लेज क्रिकेट। देवेंद्र और रवि क्रिकेट खेला करते हैं। इस सेंटेंस में जो काम किया जा रहा है वो है खेलने का। अब इनसे सवाल करो ये जो क्रिकेट है वो किसके द्वारा खेला जाता है या कौन खेलता है, तो आंसर है देवेंद्र और रवि। तो इस सेंटेंस में देवेंद्र और रवि ये जो दो नाउन है वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, ही एंड शी रोट पॉइंट्स। वह और उसने क्या लिखी, कविताएं लिखी। तो यहां पर इस सेंटेंस में देखिए बेटा, ही और शी ये दो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आ सकता है तो प्रोनाउन भी आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो भी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो सेंटेंस के शुरू में ही आए। देखो जैसे फोर्थ सेंटेंस को देखने पर पता चल रहा है रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय इंजीनियर्स। तो रोड का जो निर्माण है वो इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, निर्माण करने का। और वो निर्माण कौन कर रहा है, इंजीनियर। तो बेटा इस सेंटेंस में जो नाउन आया ना इंजीनियर, वो सेंटेंस के लास्ट में आया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियर्स। तो सीधी सी बात ये है, जरूरी ये नहीं है कि भाई जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के शुरू में आए, वो कहीं पर भी आ सकता है। मतलब सीधी सी बात यह है, सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं पर भी हो, आपको उसे ढूंढना आना चाहिए। और आप इसको कैसे ढूंढ सकते हैं, क्रिया से तीन तरह के सवाल करके, कौन, किसने और किसके द्वारा। अब यदि हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लें कि भाई ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, तो वो संज्ञा या सर्वनाम जिस पर किसी भी सेंटेंस में किए जाने वाले काम का प्रभाव पड़ता है। मतलब सीधी सी बात है, वो संज्ञा या सर्वनाम जिस पर की क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहा करते हैं। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं ये आपको ढूंढना जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रिया यानी कि जो भी वर्ब होगी ना सेंटेंस में, उससे आप तीन सवाल करिए, किसे, किसको और क्या। तो ये तीनों सवालों का जो भी जवाब आएगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हुआ करते हैं, तो बेटा ये दो टाइप के हुआ करते हैं। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सेंटेंस में जो निर्जीव संज्ञा आती है ना उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा करते हैं। और उस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिया से क्या वाला सवाल करके आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसी तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव संज्ञा हुआ करती है और इसे हम किसी भी सेंटेंस में किसे और किसको ये दो सवाल पूछकर क्रिया से इनको आसानी से ढूंढा जा सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मिस्टर सक्सेना ड्रिंक्स एप्पल जूस। तो देखो सीधी सी बात यहाँ पे है कि जो मिस्टर सक्सेना है वो एप्पल जूस पिया करते हैं। तो यहाँ पर काम हो रहा है पीने का। अब इससे सवाल करो क्या पी रहा है, एप्पल जूस।
तो इस सेंटेंस का जो एप्पल जूस है ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो एप्पल जूस है वो निर्जीव संज्ञा है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो इसमें है टीचर गैव मोहन अ पेन। टीचर ने मोहन को एक पेन दिया। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जिस तरह से सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से किसी भी सेंटेंस में दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर काम हो रहा है देने का, इससे सवाल करो क्या दिया, तो आंसर आया अ पेन। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि जो ए पेन है वो क्या है बेटा, निर्जीव संज्ञा है। अगर हम बात करें किसे दिया, तो यहाँ पर जवाब आया मोहन। तो ये भी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि ये सजीव संज्ञा है। इसी तरह से यदि हम थर्ड सेंटेंस की बात करें, तो वो है माई सिस्टर टीचेज अस साइंस। मेरी बहन हमें साइंस पढ़ाया करती है। तो यहाँ पर काम हो रहा है पढ़ाने का, इससे सवाल करो क्या पढ़ाती है, साइंस। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इससे दूसरा सवाल करें किसे पढ़ाती है, अस, हमें, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी लेने के बाद में अब हमें देखना होगा कि वास्तव में केस होता क्या है। तो कारक एक ऐसा रिलेशन होता है जो किसी भी सेंटेंस में आने वाली एक नाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस में आने वाली दूसरे नाउन से स्थापित किया जाता है। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के सामने दो सेंटेंस देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है द लॉइन एट द माउस, और सेकंड सेंटेंस में द माउस एट द लॉइन। तो अब मुझे ये बताइए, दोनों सेंटेंस वैसे ग्रामेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हमने गलती ये कर दी कि किस नाउन को हमें सब्जेक्ट के रूप में रखना था, किस नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में रखना था, इस चीज के बारे में हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से ये गलती कर बैठे। तो जरा सोचिए, जो शेर है वही तो चूहे को खा सकता है ना, चूहा शेर को थोड़ी खा सकता है। तो यहाँ पर जो काम करने वाला है फर्स्ट सेंटेंस में बिल्कुल सही है, और उसका इफेक्ट किस पर होगा, चूहे पर। तो जिस पर इफेक्ट हो रहा है वहां पर भी हमने नाउन का सही प्रयोग किया है। लेकिन सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है वो निरर्थक है। यदि हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज में केस के कितने टाइप हुआ करते हैं, तो नॉर्मली जो केस के इंग्लिश लैंग्वेज में चार टाइप हुआ करते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, जिसको कि हम नॉमिनेटिव केस भी बोला करते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको आगे जाकर हमने डेटिव और एक्यूजेटिव केस में भी डिवाइड कर रखा है। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, तो वो है पजेसिव केस, और फोर्थ है वोकेटिव केस। बेटा ध्यान रखिएगा, केस वाला जो ये चैप्टर चल रहा है ना, ये जो टॉपिक चल रहा है, इसमें पजेसिव केस मेन मुद्दा है। मतलब हम किसी भी नाउन का पजेसिव केस कैसे बनाएं, ये इसका मेन पॉइंट है। और ये जो केस वाला टॉपिक है वो इसी के चारों तरफ घूमा करता है। मतलब मेन जो पॉइंट है, मेन टॉपिक, वो हमेशा यहाँ पर पजेसिव केस ही रहेगा। अब आगे की स्लाइड में आपको ये जो चारों टाइप्स हैं केस के, इनके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लिखी हुई जो नाउन या जो संज्ञा होती है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहा करते हैं। जैसे यहाँ पर सुरेश इज ड्रिंकिंग वाटर, सुरेश पानी पी रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सुरेश। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो सुरेश जो नाउन है वो यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा गया है। ठीक इसी तरह से यदि हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखी हुई जो संज्ञा होती है या जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस कहा करते हैं। जैसे मोहन स्लैप्ड सुरेश, मोहन ने सुरेश की पिटाई की या उसके थप्पड़ मारा। तो इसका मतलब यहाँ पर काम हो रहा है थप्पड़ मारने का, और किसकी पिटाई की, सुरेश की। तो इस सेंटेंस में जो सुरेश है वो ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुरेश यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा गया है। यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस कितने टाइप के हुआ करते हैं, तो बेटा ये मेनली दो टाइप के हुआ करते हैं। एक तो है डेटिव केस और एक है एक्यूजेटिव केस। यदि हम बात करें डेटिव केस किसे कहते हैं, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम डेटिव केस वाली संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है शी गेव राम ए पेन, उसने राम को एक पेन दिया। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है राम, तो राम इस सेंटेंस में डेटिव केस के रूप में लिखा गया है। यदि हम बात करें एक्यूजेटिव केस की, तो प्रीपोजिशन के बाद में आने वाली जो भी संज्ञा होगी उसको हम एक्यूजेटिव केस वाली संज्ञा कहा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर शी गेव अ पेन टू राम, उसने राम को एक पेन दिया। अब इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो टू है, और टू के बाद में जो भी नाउन आ रहा है वो हमारा एक्यूजेटिव केस वाला नाउन कहलाएगा।
अब यदि हम बात करें वोकेटिव केस के बारे में, तो वोकेटिव केस वाली संज्ञा क्या होती है? जब भी संज्ञा को आदेश देने के लिए या उससे प्रार्थना करने के लिए उसे बुलाया या फिर पुकारा जाता है, तो उसे हम वोकेटिव या संबोधन कारक कहा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है मोहन कम हियर प्लीज। तो यहाँ पर मोहन को क्या है? पुकारा जा रहा है। ऐसे तो बोलते हैं कि अरे मोहन इधर आना। तो यहाँ पर मोहन कौन सा केस है? वोकेटिव केस। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में है डोंट प्ले आउटसाइड द हाउस रघु। मतलब ये रघु को कहा जा रहा है कि रघु घर के बाहर मत खेलो। तो यहाँ पर रघु को आदेश देकर उसे कहा जा रहा है कि भाई आप घर के बाहर मत खेलो। तो इसका मतलब सेकंड सेंटेंस में जो रघु है वो वोकेटिव केस के रूप में लिखा गया है। अब यदि हम बात करें पजेसिव केस किसे कहते हैं, तो जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा पर अधिकार दर्शाना हो तो उन्हें केस के जिस रूप में लिखा जाता है उसे ही हम पजेसिव केस या संबंध कारक कहा करते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि दो संज्ञाओं के बीच में अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस या ऑफ इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह की संज्ञा को हम पजेसिव केस वाली संज्ञाएं कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ इन तीनों का मतलब का, के और की इन तीनों में से कोई भी एक अर्थ निकल सकता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है ज्योति's काउ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ज्योति की गाय मैदान में चर रही थी। तो यहाँ पे देखिए ज्योति और ये काउ इनके बीच में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है। तो हम कहेंगे कि जो ज्योति और जो काउ है वो किस केस में है? पजेसिव केस में। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है ही क्लोज द डोर ऑफ माई रूम। उसने मेरे रूम का दरवाजा बंद कर दिया। तो देखिए ये जो दो नाउन है ना डोर और रूम इनके बीच में ऑफ का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये किस केस में है? पजेसिव केस में। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल की बात करें तो वो है सतीश लिव्स इन बॉयज हॉस्टल। सतीश लड़कों के हॉस्टल में रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा बॉयज और हॉस्टल के बीच में केवल अपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया गया है। तो हम कहेंगे कि ये कौन से केस में है? पजेसिव केस में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि केस वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजेसिव केस। तो अब हमारे सामने समस्या ये आएगी कि हम पजेसिव केस कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बना रखे हैं और ये रूल आप अच्छी तरह से याद करना। तो चलिए बेटा अब हम आगे की स्लाइड्स में पजेसिव केस बनाने के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। पजेसिव केस कैसे बनाएं? तो उसके लिए जो रूल नंबर फर्स्ट है वो हमें ये कहता है यदि फर्स्ट नाउन सजीव हो मतलब लिविंग हो और एक वचन हो तो ध्यान रखिएगा आपको अपोस्ट्रोफ एस जोड़कर पजेसिव केस बनाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है पहली संज्ञा प्लस अपोस्ट्रोफ एस प्लस दूसरी संज्ञा। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पिताजी का कार्यालय। तो बेटा देखिए यहाँ पर दो नाउन आए हैं, पहला नाउन है मेरे पिताजी और दूसरा नाउन है कार्यालय। तो इस सेंटेंस में जो फर्स्ट नाउन है वो है मेरे पिताजी जो कि सजीव है और एक वचन भी है। तो ऐसी स्थिति में इसका इंग्लिश बनाएंगे ना अपन, मतलब का के की का अर्थ लगाने के लिए इंग्लिश में हम अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ या ऑफ इन तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफ एस का। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो नाउन है वो सजीव भी है और एक वचन भी है। तो इसका अंग्रेजी अगर हमें बनाना है तो हमें करना होगा क्या? पहले पहली संज्ञा लिखनी होगी मेरे पिताजी का अंग्रेजी बनाओ माय फादर। उसके बाद में आपको अपोस्ट्रोफ एस जोड़ना है जो कि हमने अपोस्ट्रोफ एस जोड़ दिया और उसके बाद में दूसरी संज्ञा का अंग्रेजी बनाना है। तो कार्यालय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफिस। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है प्रवीण की कोचिंग। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? प्रवीण्स कोचिंग। यदि हम रूल नंबर 2 की बात करें तो ये कहता है हमें कि यदि प्रथम संज्ञा सजीव और बहुवचन हो। फर्स्ट वाला नियम क्या कहता था हमें कि वहां पर प्रथम जो संज्ञा है मतलब जो फर्स्ट नाउन है वो सजीव तो थी लेकिन वो एक वचन थी। रूल नंबर सेकंड में ये बहुवचन हो जाया करती है। तो इस रूल नंबर 2 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी वाला आपको अगली स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। तो पार्ट ए हमें ये कहता है यदि हम उस नाउन का बहुवचन रूप एस जोड़कर बना रहे हैं तो आपको उसका पजेसिव केस बनाने के लिए केवल अपोस्ट्रोफ का ही प्रयोग करना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लड़कों का विद्यालय। तो यहाँ पे फर्स्ट नाउन क्या है? लड़कों, मतलब ये बहुवचन रूप में है तो इसका बहुवचन रूप बनाइए बॉयज BOYS, मतलब इसका बहुवचन रूप एस जुड़ के बना है। तो आपको केवल का के अर्थ के लिए अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करना होगा। तो इसका इंग्लिश होगा बॉयज स्कूल। इसी तरह से राजाओं का युद्ध तो किंग्स वॉर। अब आप मुझे बताइएगा कि लड़कियों की स्टाइल इसका इंग्लिश कैसे बनेगा?
यदि हम रूल नंबर 2 के पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि बहुवचन रूप एस जोड़कर न बना हो तो आपको क्या करना है, अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करना होगा पजेसिव केस बनाने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पहली संज्ञा प्लस अपोस्ट्रोफ एस प्लस दूसरी संज्ञा। जैसे चूहों की पूछ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नाउन है वो है चूहो, मतलब ये बहुवचन में है, तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा, माइस। और ये जो बहुवचन रूप है एस जुड़कर तो बनानी है, तो आपको की के अर्थ के लिए अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करना होगा। तो चूहों की पूंछ का अंग्रेजी होगा माइसेस टेल। ऐसे ही आदमियों की आदत, तो एक आदमी को हम बोलते हैं मैन, लेकिन आदमियों को क्या बोलेंगे, मीन। तो इसका बहुवचन रूप जो है वो एस जुड़कर नहीं बना है, इसलिए यहां पर की के अर्थ के लिए अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आदमियों की आदत का इंग्लिश क्या हुआ, मीन्स हैबिट। यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि दोनों संज्ञाएं निर्जीव हो तो फिर आप उसका पजेसिव केस कैसे बनाओगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, सबसे पहले आप द लिखेंगे, उसके बाद में दूसरी संज्ञा लिखेंगे, यानी कि दूसरी संज्ञा का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लिखेंगे, इसके बाद में ऑफ, फिर इसके बाद में आपको द, अगर कोई पॉजिटिव प्रोनाउन है तो आपको वो पॉजिटिव प्रोनाउन भी लिखना होगा, उसके बाद में लास्ट में आपको लिखना होगा पहली संज्ञा का इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो देखिए जैसे यहाँ पे है कमरे की खिड़की, तो पहली संज्ञा क्या है, निर्जीव है, तो इसका अंग्रेजी बनाना है तो हमें क्या लिखना होगा, पहले द, जो कि हमने लिख दिया। अब उसके बाद में दूसरी संज्ञा, तो कमरे की खिड़की में दूसरी संज्ञा है खिड़की, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, विंडो। अगर हम बात करें फिर ऑफ की, तो यहाँ पे मैंने ऑफ लिख दिया, फिर यहाँ पर मैंने लिखा है द, और फिर लास्ट में जो पहली संज्ञा थी कमरा, उसकी अंग्रेजी बना के रूम लिख दी। तो कमरे की खिड़की का इंग्लिश क्या होगा, द विंडो ऑफ द रूम। अगर हम बात करें घर की छत, तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, द रूफ ऑफ द हाउस। इसी तरह से पुस्तक का पेज नंबर, तो यहाँ पे होगा द पेज नंबर ऑफ द बुक। अगर हम बात करें मेरे मोबाइल की बैटरी, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे द, फिर दूसरी संज्ञा बैटरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर लिखेंगे ऑफ, फिर देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे माई मोबाइल, यहाँ पे द माई मोबाइल नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा पजेसिव केस के बाद में या पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो ये कहता है कि मान लीजिए हमें पजेसिव केस दो से अधिक संज्ञाओं का बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मूला बना रखा है। आपको सबसे पहले द लिखना पड़ेगा, उसके बाद में जो लास्ट वाला नाउन है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा, फिर ऑफ, फिर पहली संज्ञा लिखनी है, और फिर अपोस्ट्रोफ एस, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको दूसरी संज्ञा का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लिखना होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो ये पहली संज्ञा प्लस अपोस्ट्रोफ एस प्लस दूसरी संज्ञा लिखी हुई है ना, ये फॉर्मूला तो हमने पहले देख लिया है, बस सिंपली आपको इससे पहले ऑफ, अंतिम संज्ञा और द और लगाना है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है, विजय के दोस्त की बहन, तो बेटा यहाँ पर नाउन कितने हैं, विजय, दोस्त और बहन, दो से ज्यादा है ना, तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले द लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है द, उसके बाद में जो लास्ट वाला नाउन है ना बहन, उसका इंग्लिश लिखो, सिस्टर लिखा, फिर बाद में आपको क्या करना है, ऑफ का प्रयोग करना है, फिर पहली संज्ञा, यहाँ पर पहली संज्ञा है विजय, तो विजय की इंग्लिश बना दिया, उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस लिख दिया, और फिर बाद में हमने क्या किया, दूसरी संज्ञा, यानी कि यहाँ पे दूसरी संज्ञा क्या है, दोस्त, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड। इसी तरह से राहुल के भाई की मृत्यु, द डेथ ऑफ राहुल्स ब्रदर। तो अब मुझे ये बताइएगा बेटा कि रजनीज फ्रेंड्स मैरिज, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत। अब यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें, तो इसमें यह कहता है कि व्यक्ति के नाम के साथ में यदि अपोस्ट्रोफ एस जोड़ दिया जाए तो इससे क्या होता है, उसके घर का पता चलता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आई वेंट टू राहुल्स, मतलब मैं राहुल के घर पे गया, मतलब यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस के बाद में हाउस लिखना या ऑफिस लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप राहुल्स यानी कि जो नाउन है उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस लगा दोगे तो इससे क्या पता चलेगा कि उसके घर के बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं या उसके ऑफिस के बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं। इसी के साथ में यदि हम ऐसे लिखेंगे ना आई वेंट टू राहुल, तो ये सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल भी सटीक तरीके से नहीं बैठ रहा है। अगर हम रूल नंबर 6 की बात करें, तो रूल नंबर 6 हमें यह कहता है कि निम्न संज्ञाओं का पजेसिव केस बनाने के लिए आपको अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस या ऑफ, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है भूत की कहानी, तो बेटा यहाँ पर
का के अर्थ के लिए अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ, इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपली आपको पहली संज्ञा का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है और फिर जो दूसरी संज्ञा है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लिख देना है। तो यहाँ पर भूत की कहानी का अंग्रेजी क्या होगा? घोस्ट स्टोरी। ऐसे मत लिख देना घोस्ट स्टोरी या द स्टोरी ऑफ द घोस्ट, ये बिल्कुल गलत होंगे। इसी तरह से आपको अपनी स्क्रीन के सामने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर कि आपको अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस या ऑफ, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट खींच भी सकते हैं और इनको बाद में जाकर याद कर लेना। इन्हें याद करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि यदि आपको कहीं पर भी किसी भी चीज की स्टोरी के बारे में बताना हो, किसी भी चीज की रेट के बारे में बताना हो, या किसी भी तरह के इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देनी हो, बिल, टिकट, डिपार्टमेंट, मैच, माइन, हॉलीडेज, क्लोथ्स, लिस्ट वगैरह, या किसी भी तरह के रूम के बारे में, लाइब्रेरी, मेडल, डोर, इंजन, ग्राउंड, बोर्ड, लाइसेंस या पेपर के बारे में बात करनी हो, तो इनसे संबंधित चीजों में जब भी इनके बीच में का के की का प्रयोग किया जाता है तो आपको वहां पर अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ एस या ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 7 की बात करें तो रूल नंबर 7 हमें ये कहता है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन में सजीव संज्ञा वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको वहां पर अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना है। लेकिन यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग निर्जीव संज्ञा के लिए होता है तो हमें वहां पर ऑफ का प्रयोग करना है। तो जैसे समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, तो ये इन सभी का प्रयोग सजीव संज्ञाओं के लिए होता है। और समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग, इन चारों इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग निर्जीव संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है द थीफ हैज स्टोलन द पर्स ऑफ समवन। तो अब मुझे ये बताइए बेटा, यहाँ पर जो समवन है ना वो सजीव संज्ञा के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर द पर्स ऑफ समवन ये लिखना गलत होगा, यहाँ पर होगा समवन्स पर्स। क्यों होगा सही? क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि यदि पहली संज्ञा सजीव हो तो वहां पर हम पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल किया करते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ही नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, तो वह हर चीज की जो कीमत होती है वो जानता है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो निर्जीव संज्ञा है और इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल किया करते हैं, इसलिए ये सेकंड एग्जाम्पल जो है बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 8 की बात करें तो रूल नंबर 8 हमें यह कहता है कि यदि पॉजिटिव केस का प्रयोग एज और देन से पहले किया जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है इनके बाद में भी, मतलब एज और देन के बाद में भी आपको पॉजिटिव केस का प्रयोग करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मीनाज ब्रदर इज एज हैंडसम एज करीना। तो देखो यहाँ पर जो तुलना है वो मीना के भाई की तुलना की जा रही है और वो किससे तुलना की जा रही है? करीना से या करीना के भाई से। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में तो वो कंपैरिजन समान चीजों के बीच में किया जाता है। यहाँ पर ब्रदर है तो यहाँ पर भी करीना फीमेल नहीं आना चाहिए, आना क्या चाहिए? मेल, यानी करीना के भाई के बारे में बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? एज और एज, इससे पहले मीनास ब्रदर पॉजिटिव केस में है तो इस एज के बाद में भी जो नाउन आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव केस में होना चाहिए। तो करीना की जगह आप चाहें तो करीनाज यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो दैट ऑफ करीना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो दैट ऑफ का प्रयोग करना होगा, लेकिन यदि बात हम प्लूरल की करते हैं तो वहां पर हमें दोज ऑफ का प्रयोग करना होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल है द क्लाइमेट ऑफ माउंट आबू इज बेटर देन दिल्ली। तो भाई यहाँ पर माउंट आबू का जो क्लाइमेट है वो दिल्ली से नहीं, दिल्ली के क्लाइमेट से अच्छा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो दैट ऑफ दिल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये निर्जीव है। और यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये सजीव था। अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की तो यहाँ पे है द गर्ल ऑफ मुंबई आर सो गुड एज जयपुर, कि भाई जयपुर की जो लड़कियां हैं उतनी ही अच्छी लड़कियां मुंबई की भी हुआ करती हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुवचन है तो यहाँ पर होगा द गर्ल्स ऑफ जयपुर, या फिर आप चाहो तो दोज ऑफ जयपुर भी यूज कर सकते हो।
ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 9 की बात करें तो इसमें यह लिखा हुआ है कि यदि दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हो और दोनों का एक साथ अधिकार जताना हो उस संज्ञा पर, तो आप क्या करेंगे, अंतिम यानी लास्ट वाली जो नाउन है उसके बाद में अपोस्ट्रोफ लिखेंगे। लेकिन यदि दोनों का अलग अलग अधिकार जताना हो या बताना हो तो दोनों संज्ञाओं के लास्ट में आपको अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पे है दिस इज मोहन एंड सोहन्स शॉप, तो बेटा यहाँ पर जो ये दुकान है ना, इस पर अधिकार मोहन और सोहन दोनों का है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मोहन और सोहन ये जो दो नाउन है वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो इनमें जो अंतिम संज्ञा है सोहन, उसके बाद में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की तो यहाँ पे है दिस इज मोहन्स एंड सोहन्स शॉप, तो यहाँ पर पहली संज्ञा और दूसरी संज्ञा दोनों संज्ञाओं के अंत में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब मोहन की दुकान अलग है और सोहन की दुकान अलग है। अगर हम बात करें रघु एंड किशन्स वाइफ, तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की है। यदि हम रूल नंबर 10 की बात करें तो ये कहता है हमें कि संयुक्त संज्ञाएं होती हैं जो कंपाउंड नाउन हुआ करते हैं, यानी कि जो संज्ञाएं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती हैं उनको हम कंपाउंड नाउन या संयुक्त संज्ञाएं कहते हैं। तो उनका पॉजिटिव केस बनाना है तो हमें क्या करना होगा, उनका जो अंतिम शब्द है उसके अंत में अपोस्ट्रोफ एस जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पे माई फादर्स इन लॉ हेल्थ इज गुड, मेरे ससुर की जो तबीयत है वो अच्छी है, तो बेटा फादर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है और यहाँ पर मैंने अपोस्ट्रोफ एस इसके शुरू वाले शब्द में जोड़ा है, जबकि मुझे ये जोड़ना कहाँ चाहिए था, लॉ के बाद में। तो फादर्स इन लॉ न होकर ये होगा फादर इन लॉज। यदि मुझे ग्रैंडफादर का बहुवचन बनाना है तो बहुवचन बनाने का नियम कुछ इस तरह से था कि उनका जो मुख्य शब्द होता है उसके अंत में एस जोड़ा जाता है। तो ग्रैंडफादर में वो मुख्य शब्द है तो इसलिए ग्रैंडफादर का जो बहुवचन होगा वो ग्रैंडफादर्स होगा, तो यहाँ पर मैंने एस फादर के अंत में जोड़ा है। अगर मुझे इसका पॉजिटिव केस बनाना है तो यहाँ पर बेटा हर हाल में आपको अंतिम शब्द के अंत में ही अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मदर इन लॉ की बात करें तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जो मुख्य शब्द है ना वो है मदर, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो होगा मदर्स इन लॉ, मतलब अंतिम शब्द के अंत में एस नहीं जुड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव केस बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो उसका लास्ट वाला वर्ड होता है ना उसके अंत में अपोस्ट्रोफ एस जोड़ा जाता है। यदि हम रूल नंबर 11 की बात करें तो ये रूल हमें ये कहता है कि हिजिंग साउंड वाली जो संज्ञाएं हैं ना उनका पॉजिटिव केस बनाना है तो आपको केवल अपोस्ट्रोफ का ही इस्तेमाल करना होगा। अब ये हिजिंग साउंड कैसे आती है, जैसे मैं आपको करके बताता हूं। इस आवाज को हम हिसिंग साउंड कहा करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बोल के भी बताता हूँ, सुकरात्स आइडलिज्म, तो देखो यहाँ पर सोक्रात्स को बोला ना मैंने, तो कैसे बोलूंगा, सोक्रात्स। तो यहां पर हमने इसका पॉजिटिव केस बनाया तो अपोस्ट्रोफ का ही इस्तेमाल किया है। ऐसे पाइथागोरस, फॉर गुडनेस, जीसस, आर्किमिडीज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिसिंग साउंड क्या होते हैं और इस तरह के शब्दों का यदि पॉजिटिव केस बनाना हो तो आपको केवल अपोस्ट्रोफ का ही इस्तेमाल करना होगा। यदि हम बात करें रूल नंबर 12 की तो इसमें यह लिखा हुआ है कि यदि निर्जीव संज्ञाओं का हमें प्रयोग सजीव संज्ञा की तरह करना है तो आपको वहां पर अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना होगा, भले ही वो संज्ञाएं निर्जीव ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर नेचर्स लॉ, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रकृति का नियम, तो प्रकृति का नियम थोड़ी ना होता है, नियम तो हम मनुष्य का होता है। ऐसे ही सोरोस टीयर्स, जैसे दुख के आंसू, तो आंसू दुख के थोड़ी ना हुआ करते हैं, बस हमने क्या किया, इन निर्जीव चीजों को थोड़ा सजीव चीजों में परिवर्तित करना चाह रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, जो ये चीजें हैं इनके लास्ट में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। ठीक इसी तरह से रूल नंबर 13 हमें ये कहता है कि पॉजिटिव केस के बाद में कभी भी ध्यान रखिएगा बेटा, आर्टिकल का आपको प्रयोग नहीं करना है। जैसे रवीज अ ब्रदर और रवीज द ब्रदर, ये दोनों ही लिखने में बिल्कुल गलत है, तो सही क्या होगा यहाँ पे, रवीज ब्रदर। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हमने पॉजिटिव केस बनाने के जितने भी नियम थे वो 13 रूल्स अच्छी तरह से देख लिए हैं। अब उन रूल्स को पढ़ने के बाद में आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा सा रिपीटेशन अच्छी तरह से करने के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज को भी शामिल किया है। तो चलिए बेटा इसकी एक्सरसाइज को भी हम देख लेते हैं। यदि हम पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे। इन तीनों सेंटेंसेस में जितने भी पार्ट हैं उनमें से कोई एक पार्ट गलत है, तो उसी को हमें छांटना है और उसे शुद्ध रूप में लिखना है।
जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में है मिस्टर प्रवीण डज नॉट लाइक हिज वाइफ स्नोरिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग और नो एरर। तो बेटा आपको इस सेंटेंस में देखना है कौन सा पार्ट गलत है। तो बेटा कई बार क्या होता है सेंटेंस में पॉजिटिव केस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और वहां पर उसकी बहुत जरूरत रहती है। तो जैसे यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है तो यहाँ पे हिज वाइफ और स्नोरिंग दो नाउन एक साथ आ रहे हैं तो इनको कंबाइन करने के लिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है हु हैज मेड द हाउसेस डोर। तो बेटा देखो पार्ट नंबर 4 में हाउस क्या है निर्जीव है तो इसका पॉजिटिव केस कैसे बनाया जाता है द डोर ऑफ द हाउस न कि द हाउसेस डोर। अगर हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रवि डिड ऑल दिस फॉर गुडनेस सेक। रवि ने ये सब भले के लिए ही किया है। तो यहाँ पे देखिए बेटा गुडनेस जो कि हिसिंग साउंड है इसके लिए हम केवल अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करते हैं अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम बात करें पार्ट बी की तो इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड। आपको उपयुक्त शब्द का चुनाव करके और यहाँ पर खाली जगह में लिखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में है द टॉप ऑफ द पोट या द पोट्स टॉप। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो पोट है वो निर्जीव संज्ञा है इसलिए इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एवरीवन्स लाइफ होता है या द लाइफ ऑफ एवरीवन। क्योंकि एवरीवन क्या है बेटा सजीव संज्ञा है तो इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एवरीवन्स लाइफ। ऐसे ही टेबल्स लेग या फिर द लेग्स ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर होगा बेटा द लेग्स ऑफ द टेबल क्योंकि जो लेग मतलब यहाँ पे जो टेबल है वो निर्जीव है और यहाँ पे लेग यानी उसके जो पैर है वो भी तो निर्जीव ही होते हैं ना। तो निर्जीव संज्ञाओं का पॉजिटिव केस बनाने के लिए हमें हमेशा ऑफ का प्रयोग करना होता है। अगर हम बात करें फोर्थ सेंटेंस की तो यहाँ पे स्टेप सिस्टर होगा या स्टेप सिस्टर्स। तो यहाँ पर आएगा बेटा स्टेप सिस्टर्स। ऐसे हम फिफ्थ की बात करें विकी या विकीज क्योंकि आपको पता है बेटा हिज सिस्टर इज एज ब्यूटीफुल एज विकी या विकीज। तो सीधी सी बात है बेटा यहाँ पर हम जो है विकी की सिस्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विकीज सिस्टर मतलब विकीज का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से आप मुझे बताइएगा कि 6 पॉइंट में इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उपयुक्त रहेगा। तो उम्मीद है बेटा आपको केस क्या होता है उसकी मीनिंग उसके टाइप्स उसकी जितनी भी एक्सरसाइज थी और उनके जितने रूल्स थे पॉजिटिव केस बनाने के इसी के साथ में जो एरर वाला पार्ट था केस का वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो।